हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आधार क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज अपन अधिगम के पार्ट में अधिगम के सिद्धांतों में व्यवहारवादी सिद्धांत में अंतिम सिद्धांत की चर्चा करेंगे, जिसका नाम रहेगा समीपता या सामीप्यवाद का सिद्धांत। तो चर्चा करते हैं दोस्तों, समीपता या सामीप्यवाद का सिद्धांत। तो चैनल पर बने रहिए शुरू से लेकर अंत तक, और वीडियो में कुछ रोचक बातें आपके सामने आएंगी। तो देखते हैं समीपता या सामीप्यवाद का सिद्धांत। जी, समीपता या सामीप्यवाद का सिद्धांत। आज हम जो सामीप्यवाद का सिद्धांत या समीपता के सिद्धांत की जो चर्चा करेंगे, सबसे पहली बात तो इसके प्रवर्तक कौन है जी। आपको प्रवर्तक याद रखना है। तो प्रवर्तक है जी इसके एडविन रे गुथरी। एडविन रे गुथरी जी इसके प्रवर्तक हैं एडविन रे गुथरी। एडविन रे गुथरी अमेरिका के निवासी हैं और इन्होंने ये सिद्धांत दिया है, ये 1935 को दिया है। जो एडविन रे गुथरी हैं ये एक गणितज्ञ भी हैं, यानी गणितज्ञ भी थे, साथ ही साथ समाजशास्त्री भी हैं, और समाजशास्त्री के साथ साथ ये एक मनोवैज्ञानिक भी हैं। मनोवैज्ञानिक, तो ये जो किस प्रकार के मनोवैज्ञानिक हैं? व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक है। क्या? व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक। व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक। इतनी बात तो हमें इनके परिचय विशेष से बात ध्यान रखनी है। अब जो सामीप्यता या सामीप्यवाद या समीपता का जो सिद्धांत दिया, इसके अंदर याद रखेगा 1952 में संशोधन हुआ था। 1952 में क्या हुआ? इसमें संशोधन हुआ। ओके, क्या होता है? संशोधन होता है 1952 ईस्वी को। दूसरी बात, ये समीपता या सामीप्यवाद का जो सिद्धांत दिया, इसमें इन्होंने किस पर प्रयोग किया है? तो जी प्रयोग किया इन्होंने खरगोश पर और भूखी बिल्ली पर, यानी इन्होंने बिल्ली पर और खरगोश पर प्रयोग किया है। जब आप अच्छे से जानते हो कि खरगोश पर प्रयोग बीएफ स्किनर ने भी किया है और भूखी बिल्ली पर प्रयोग थॉर्नडाइक ने भी किया है, जबकि खरगोश और भूखी बिल्ली पर प्रयोग लियोपोल्ड हल ने भी किया है। अब बात करते हैं समीपता या सामीप्यवाद के सिद्धांत किस पर आधारित है, ये सिद्धांत किसकी आलोचना करता है। तो याद रखने वाली विशेष बात यहीं से स्टार्ट होती है कि ये पावलो यानी इवान पेट्रोविच पावलो वे थॉर्नडाइक, एडवर्ड ली थॉर्नडाइक के सिद्धांत पर आधारित है। के सिद्धांत पर आधारित। आपको ये बात याद रखनी कि इवान पेट्रोविच पावलो के सिद्धांत और एडवर्ड ली थॉर्नडाइक के सिद्धांत पर आधारित है। दूसरी अगर विशेष बात चर्चा करें तो ये बात है कि समीपता या सामीप्यवाद के सिद्धांत के अंतर्गत एडविन गुथरी बीएफ स्किनर के सिद्धांत की आलोचना करते हैं। किसके सिद्धांत की? बीएफ स्किनर के सिद्धांत की आलोचना भी करते हैं। ये बात ध्यान रखना। यानी जो क्रिया परसु सिद्धांत बीएफ स्किनर ने दिया था, उसकी आलोचना किसने की? एडविन रे गुथरी ने की। अब बात करते हैं सबसे पहले भूखी बिल्ली पर या फिर खरगोश पर क्या प्रयोग था। तो सबसे पहले लेते हैं खरगोश पर क्या प्रयोग था। देखिएगा, खरगोश पर प्रयोग की चर्चा करें, और खरगोश के प्रयोग पर एक छोटी सी स्टोरी यानी एक कहानी के रूप में चर्चा करते हैं। देखिए, एक कहानी के रूप में थोड़े से कथा पात्रों की चर्चा कर लेते हैं। क्या क्या आएंगे कि एक परिवार होगा और उस परिवार में 5 सदस्य होंगे, और 5 सदस्यों के साथ साथ एक खरगोश भी होगा। क्या होगा? एक खरगोश, और 5 सदस्यों में एक तो पति और पत्नी हैं, पति पत्नी यानी दंपति,
और 3 उनके बच्चे हैं। 3 उनके बच्चे हैं। पति और पत्नी का नाम, पति का नाम रॉबर्ट है और पत्नी का नाम जूली है। क्या है? जूली। और सबसे छोटे पुत्र का नाम पीटर है। सबसे छोटे पुत्र का नाम पीटर है। ओके, ये एक छोटी सी कहानी है और इस कहानी के जरिए ही एडविन रे गुथ्री ने अपने प्रयोग को किया था। तो देखिए, एक परिवार के अंदर 5 सदस्य होते हैं और उन 5 सदस्यों में एक तो पति और पत्नी का युगल जोड़ा होता है जो रॉबर्ट और जूली है, और उनके 3 पुत्र होते हैं। 3 पुत्रों में सबसे छोटे पुत्र का नाम पीटर है और उनके परिवार का एक सदस्य खरगोश भी है। ओके, क्या है? खरगोश भी है। तो सबसे छोटा पुत्र पीटर, यहीं से स्टार्ट होती है अपनी स्टोरी। सबसे छोटा पुत्र है पीटर, खरगोश से डरता है, यानी सबसे छोटा पुत्र पीटर है, इस खरगोश से डरता है। पर यह बात उसे के माता और पिता यानी रॉबर्ट और जूली को पता नहीं होती। परंतु पीटर की आदत होती है कि जब भी वो खाना खाते हैं तो अपने पास खरगोश को बैठा लेते हैं। जब भी पीटर यानी जब भी रॉबर्ट खाना खाते हैं तो वो खरगोश को अपने पास बैठा लेते हैं। एक दिन उस रॉबर्ट को पीटर के बारे में पता चलता है कि पीटर तो खरगोश से डरता है। तो उसने क्या किया, उस खरगोश को अपने पास बैठाया और फिर अपने पास से उस खरगोश को हाथ में लेकर के उस पीटर की गोद में रख दिया। पहले पीटर क्या है कि उसको खरगोश को देखते ही, उनके गोद में देखते ही अचानक से चिल्लाया, चीखा और उसके मन में कहीं ना कहीं क्या था? भय था। परंतु कुछ ही देर बाद वह पीटर शांत हो जाता है, यानी वो बच्चा शांत हो जाता है। धीरे धीरे उसको पता चलता है कि जिस प्राणी को वो भयावह समझता है यानी खतरनाक समझता है, वो खतरनाक जानवर नहीं है। जिसके लिए वो भय यानी खरगोश एक खतरनाक प्राणी के रूप में साबित हो रहा था, वहीं उस समस्या को उसने नजदीकी से देखा और नजदीकी से देखा तो उसे ऐसा कोई फील नहीं हुआ कि वो खतरनाक हो। तो उसके मन में जो भय था, जो डर था, जो भरम था, वो निकल जा चुका था। यानी पहले ही प्रयास में रॉबर्ट ने देखा कि उस पीटर के जो मन में भय था खरगोश के प्रति वो निकले जा चुका है। इसी आधार पर एडविन गुथ्री ने अपने प्रयोग में बताने का प्रयास किया कि जब बालक के सामने कोई समस्या होती है, जब बालक के सामने समस्याएं होती हैं तो उन समस्याओं के समीप यानी जब बालक के सामने समस्याएं हो तो बालक अगर उन समस्याओं के समीप नहीं जाता तो खतरा बना रहता है या समस्याएं बनी रहती है। जैसे ही बालक उन समस्याओं के समीप चला जाता है या उन समस्याओं का सामना करता है तो उसका समाधान या हल निकले जाता है। ऐसा ही बताने का प्रयास किया है किसने? इस एडवर्ड रे गुथ्री ने। किसने? एडवर्ड रे गुथ्री ने। अब बात करते हैं कि एडवर्ड रे गुथ्री ने अपने प्रयोग के आधार पर कौन कौन से निष्कर्ष निकाले हैं, जिसमें आपने देखा कि रॉबर्ट और जूली पति और पत्नी हैं, उनका एक छोटा बच्चा पीटर है जो खरगोश को देखकर डरता है। परंतु रॉबर्ट की आदत होती है कि जब भी वो खाना खाते हैं तो अपने पालतू जानवर खरगोश को साथ रखते हैं, परंतु पीटर उस खरगोश से डरता है। एक दिन बात ये किसको पता चलती है? रॉबर्ट को पता चलती है। तो रॉबर्ट ने वो खरगोश अपने पुत्र पीटर के गोद में रख दिया। पहली बार पीटर डरा, यानी उसके दिमाग में डर बैठा था। अचानक वो डरा भी, रोया भी और अचानक से स्तंभित भी रह गया। परंतु अचानक से उसने देखा कि ये तो कोई भी मूवमेंट, कोई भी क्रिया नहीं कर रहा, यानी जिसको हम भयावह समझ रहे हैं वो इतना भयावह नहीं है। यानी एक पालतू जानवर उस पर हाथ फैलाने लग गया और धीरे धीरे उसका भय एक ही प्रयास में निकल गया। तो एडविन रे गुथ्री कहते हैं कि जब तक समस्या के सामना नहीं करते या समस्या के समीप नहीं जाते तब तक उसका समस्या का समाधान नहीं हो सकता। यानी समस्या को बारीकी से उसके सामना करना पड़ेगा, यानी समस्याओं से मुंह नहीं मोड़ना है, समस्याओं का डटकर मुकाबला करना है। यही बात हमें रिट के एग्जाम में भी सिखला देती है। यानी ये जो सिद्धांत है हमें सीखने के लिए कहीं ना कहीं प्रेरित भी करता है, मोटिवेशन का काम भी ये सिद्धांत करता है। जैसे रिट का एग्जाम है, आगामी आने वाला समस्या ही है, अगर उस समस्या को हम समस्या ही बनाकर छोड़ देंगे तो निश्चित बात है कि समस्या आपके सोल्व नहीं होगी। परंतु समस्या को अगर हम नजदीकी से देखें, बारीकी से देखें
और उनके समीप जाकर देखें, मेहनत करें, प्रयास करें तो निश्चित रूप से वो सफलता हमें प्राप्त हो सकती है और उस समस्या का समाधान हो सकता है। यही बात एडविन रे गुथ्री ने हमें समझाने का प्रयास किया है। अब एडविन रे गुथ्री के इस सिद्धांत से क्या निष्कर्ष निकलते हैं, अब इन्होंने क्या विशेष बताया है, इसके बाद हम बात करेंगे कि भूखी बिल्ली पे इन्होंने कैसे प्रयोग किया है। कि एडविन गुथ्री ने जो प्रयोग किया है, एडविन रे गुथ्री क्या कहते हैं कि जब तक किसी समस्या का हम सामना नहीं करेंगे, यानी यहां पे किसकी बात आती है, समस्या की, यानी समस्या के जब तक हम समीप नहीं जाएंगे, जब तक समस्या का सामना नहीं करेंगे और समस्या के समीप नहीं जाएंगे, तब तक उसका समाधान नहीं हो पाता। यानी उसका समाधान हमें ढूंढना है तो उस समस्या के हमें समीप जाना होगा। यह बात किसने कही है, एडविन रे गुथ्री ने कही है। एडविन रे गुथ्री ने यहां पर देखिए, जब समस्याएं थी तो समस्या यहां पे किसका काम कर रही है, उद्दीपन का कार्य कर रही है, और यहां पर जो अनुक्रिया यानी समाधान के रूप में उसकी क्या है, अनुक्रिया है, यानी समाधान के रूप में अनुक्रिया है और उद्दीपन के रूप में क्या है, समस्या है। अब उद्दीपन और अनुक्रिया में जो समीपता के कारण, किसके कारण, समीपता के कारण जो अनुबंधन बनता है, जो अनुबंधन बनता है वही अधिगम है, वही अधिगम है और उसी से बालक सीखता है। ऐसा एडविन रे गुथ्री समझाने का हमें प्रयास करते हैं। तो एडविन रे गुथ्री ने जो बात बताने का हमें प्रयास किया कि उद्दीपन और अनुक्रिया में क्या, उद्दीपन और अनुक्रिया में समीपता होना चाहिए और उन समीपता के कारण उनमें क्या हो जाता है, अनुबंधन हो जाता है। यानी प्राणी जब भी अधिगम करता है, प्राणी जब भी अधिगम करता है तो प्राणी अधिगम करेगा तो उसके सामने उद्दीपक से संबंधित समस्या व अनुक्रिया के मध्य एक संबंध स्थापित होगा और वो संबंध किससे स्थापित होता है, समीपता से होता है। वो संबंध किससे स्थापित होता है, समीपता से स्थापित होता है। अब हम बात करते हैं एडविन रे गुथ्री के दूसरे प्रयोग की। इन्होंने दूसरा प्रयोग क्या किया, प्रयोग नंबर 2 क्या था, प्रयोग 2 जो दूसरा जो इन्होंने किया वो किया था भूखी बिल्ली पर। किस पर किया है, भूखी बिल्ली पर। तो भूखी बिल्ली पर इन्होंने प्रयोग कैसे किया वो बात भी अपन अभी चर्चा कर लेते हैं कि इन्होंने भूखी बिल्ली पर किस प्रकार से प्रयोग किया है। अब देखें, इन्होंने एडविन रे गुथ्री ने थार्नडाइक के प्रयास त्रुटि के सिद्धांत के आधार पर ही वैसा का वैसा बताने का प्रयास किया है। तो देखिए आपके सामने एक बॉक्स है और इस बॉक्स के अंदर हम एक बिल्ली को बंद कर देते हैं। एक बॉक्स है और यहां पर एक दरवाजा है, ओके। और ये जो बॉक्स है ये पारदर्शी नहीं है, वो अपारदर्शी है। यानी इस बॉक्स में ना तो अंदर का बाहर दिखाई देगा और ना बाहर का अंदर दिखाई देगा। अपारदर्शी बॉक्स होगा, इसके अंदर हमें कुछ भी दिखाई नहीं देगा। अब इसके अंदर हम क्या करते हैं, एक बिल्ली को लेते हैं, एक बिल्ली को लेते हैं और बिल्ली को इसके अंदर हम बैठा देते हैं, ओके। किसको बैठा देते हैं, बिल्ली को इसके अंदर हम बैठा देते हैं। अब जैसे ही हमने इसमें बिल्ली को बैठाया तो बिल्ली इसके अंदर अनेक अनुक्रियाएं करेगी। इन अनुक्रियाओं को हम देख नहीं सकते, इन अनुक्रियाओं को हम देख नहीं सकते। तो एडविन रे गुथ्री ने क्या किया कि यहां पर एक कैमरा लगा दिया। क्या लगा दिया, कैमरा। यहां पर एक कैमरा लगाया। इस कैमरे से इस बिल्ली की अनुक्रियाओं को नोट किया देखा जा सकता था, यानी इसके चित्र लिए जा सकते थे, फोटो लिए जा सकते थे। जे आजकल फिल्म में भी गाना आ रहे हैं फोटो के ऊपर, पूरे बिल्ली के ऊपर गाना को फोटो ली जाएगी, क्योंकि बिल्ली की, तो बिल्ली के यहाँ पे क्या ली जाएगी, फोटो ली जाएगी, ओके। इसके बाद देखिए इस पे एक छड़ी लगाई जाती है, यहाँ पे एक छड़ी है और इस छड़ी का संबंध इस गेट से है। इस छड़ी का संबंध किससे है, गेट से है। और इसके सामने यहां पर क्या रखा जाएगा, भोजन रखा जाएगा। अब भोजन यहां पे अपने आप में क्या है, उद्दीपक है। क्या है, उद्दीपक है। अब क्या होता है, बिल्ली को इस पिंजरे में जब बंद कर दिया गया, अब बिल्ली को पिंजरे में बंद कर दिया तो पिंजरे में बंद बिल्ली को क्या लगेगी, भूख। अब इस बिल्ली को भूख लगती है जी,
अब बिल्ली को लगी जी भूख, अब भूख के मारे क्या करेगी, पेट में प्याने बजेंगे, तो वो क्या करेगी, इस पिंजरे से बाहर निकलने का प्रयास करेगी, परंतु पिंजरा अपारदर्शी है और बिल्ली के सामने भोजन भी नहीं है, यानी ये भोजन इसको दिखाई नहीं देता, दिखाई नहीं देता, ये भोजन इसको दिखाई नहीं दे रहा है। फिर भी बिल्ली उस भूख के कारण, किसके कारण अनुक्रिया कर रही है, भूख के कारण, भूख के कारण, यानी जो बिल्ली भूखी होगी तो भूखी बिल्ली के लिए अपने आप में ये क्या है, चालक है, क्या है, चालक। अब ये भूख के कारण अनेक अनुक्रिया करेगी, यहां पे अनेक अनुक्रिया। अब जैसे ही बिल्ली अनेक अनुक्रियाएं करेगी, अचानक से उसका पैर या छड़ के रूप में रखे एक लीवर से, ये छड़ पे इसका पैर स्पर्श हो जाता है और दरवाजा खुल जाता है। जैसे ही दरवाजा खुलता है तो बिल्ली के सामने जो भोजन सामने होता है उसको खा लेती है और अपनी भूख को शांत कर लेती है। तो यहां पर अनेक अनुक्रिया के बाद क्या होता है, बिल्ली का अचानक पैर छड़ के संपर्क में आता है। अब छड़ के संपर्क में आते ही दरवाजा खुल जाता है, दरवाजा खुले जाता है। अब देखिए, ये दरवाजा उसने खोलना सीखा नहीं है, दरवाजा उसकी अनुक्रियाओं से खुला है, यानी अपने आप में उसके सामने समस्या क्या है जी, बात तो ये नहीं, क्योंकि समस्या की बात कर रहा है। तो एडविन रे गुथ्री के अनुसार यहां पे जो समस्या है, ये समस्या यहां पे बोक्ष बंद है, बस बोक्ष बंद, यानी ये कह दें कि बंद बोक्ष इसके लिए क्या है, समस्या है। और इस बंद बोक्ष से निकलने का वो अनेक प्रयास करेगी, अनेक अनुक्रियाएं करेगी और अचानक से उसका पैर इस छड़ पर संपर्क में आ जाएगा और दरवाजा खुल जाएगा और रखा सामने भोजन उसको कर लेगी और अपनी भूख को शांत कर लेगी। ओके, फिर क्या किया, इस बिल्ली के द्वारा जितनी भी अनुक्रियाएं हो रही थी वो कैमरे में कैद हो रही थी, कैमरे में कैद। जैसे कई बार देखो जगह जगह कैमरे लगे होते हैं और वहां पे होता है कि आप कैमरे की निगाह में हैं। अब जैसे हमारे सामने होता है कि हम कैमरे की निगाह में हैं, तो हम वो अनुक्रिया नहीं करते जो स्वाभाविक तौर पे करनी भी होती है, यानी उन क्रियाओं को भी बंद कर देते हैं। पर यहाँ पे बिल्ली को तो कैमरे का भी नहीं पता कि तेरी यहाँ पे कोई फोटो ले रहा है। ओके, यानी बिल्ली को कुछ नहीं पता होता। फिर क्या किया, इसे एडविन रे गुथ्री ने दोबारा से बिल्ली को इसके अंदर डाला। अब बिल्ली ने वैसे अनुक्रिया की, वैसे ही दरवाजा खुला। इसका मतलब समस्या एक ही थी और बिल्ली अब उस छड़ के संपर्क से उस समस्या का समाधान करना सीख जाती है, दरवाजा खोलना सीख जाती है। पर यहां पे भोजन आपको बताया कि दिखाई नहीं दे रहा था। पर इसके बाद एडविन रे गुथ्री ने क्या किया, एडविन रे गुथ्री ने दूसरी बिल्ली को भी इस पिंजरे में बंद कर दिया, तो भी वही की वही अनुक्रिया सामने आई जैसा कि पहली बिल्ली ने की थी, जैसा कि उसने पहली बिल्ली ने की थी। तो इस कैमरे में कैद 800 फोटो निकाली गई। कितनी फोटो, 800 फोटो निकाली गई और 800 फोटोओं के आधार पे, उनकी अनुक्रियाओं के आधार पर यह सिद्धांत दिया गया। अब प्रयोग के आधार पर हमने दो प्रयोगों की चर्चा की, एक खरगोश के प्रयोग की और एक बिल्ली के प्रयोग की हमने चर्चा की। अब प्रयोग के आधार पर क्या क्या विशेष निष्कर्ष निकल कर आते हैं, यानी इस सिद्धांत से क्या विशेष निष्कर्ष निकल के आते हैं और कैसे, देखो इसमें अनुबंधन का नाम भी आया था, तो पावलो के सिद्धांत की बात ये अनुबंधन की भी चर्चा करता है। तो हम बात अब करेंगे कि प्रयोग के आधार पर कौन कौन से निष्कर्ष हमारे सामने निकल कर आ जाते हैं। उन निष्कर्ष विशेष के बाद हम ये चर्चा करेंगे कि एडविन रे गुथ्री के सिद्धांत के अन्य क्या क्या उपनाम हो सकते हैं। तो अगर हम सिद्धांत को बारीकी से समझ रहे हैं, उनको देखने का प्रयास कर रहे हैं और समझने की पूरी प्रयास करें, तो निश्चित बात है कि आपके लिए इसके उपनाम याद रखने की कोई बड़ी जटिल समस्या नहीं है, क्योंकि यह बात तो हम आज जान चुके हैं कि समस्या का सामना करने से ही समस्या का समाधान होगा। यानी समस्या से मुंह मोड़ लेना समस्या का कोई समाधान नहीं है। यही बात हमें एडविन रे गुथ्री ने समझाने का प्रयास किया और दैनिक जीवन के अंदर ये जो सिद्धांत हमारे लिए बहुत उपयोगी सिद्धांत माना गया है। तो अब चर्चा करते हैं हम प्रयोग के आधार पर क्या क्या निष्कर्ष निकलते हैं।
अब देखिए प्रयोग के आधार पर निष्कर्ष, प्रयोग के आधार पर निष्कर्ष। अब पहले निष्कर्ष की चर्चा करेंगे। देखो, जब भी प्राणी के सामने कोई उद्दीपक होता है, मतलब समस्या होती है, तो वह अनुक्रिया जरूर करता है। क्या बोला? जब भी प्राणी के सामने कोई उद्दीपक या समस्या होती है तो वो अनुक्रिया जरूर करता है, परंतु उद्दीपक अनुक्रिया में संबंध जो बनता है वह जरूरी नहीं कि पुनर्बलन से ही हो। वह संबंध जो उद्दीपक अनुक्रिया के मध्य जो संबंध बनेगा वह जरूरी नहीं कि पुनर्बलन से ही बनता हो, यानी इसमें पुनर्बलन की अवहेलना की है, यानी B.F. स्किनर के सिद्धांत की अवहेलना की है। तो पहली बात क्या की कि जब भी प्राणी के सामने उद्दीपक यानी समस्या होती है तब वह अनुक्रिया करता है, अनुक्रिया करता है। और उद्दीपक और अनुक्रिया, इस उद्दीपक और अनुक्रिया में संबंध बनता है। उद्दीपक व अनुक्रिया में जो संबंध बनता है वह जरूरी नहीं कि पुनर्बलन से, किससे? पुनर्बलन से जरूरी हो या पुनर्बलन से हो, यानी जो संबंध बनता है वो जरूरी नहीं कि किससे हो? पुनर्बलन से। जब भी प्राणी के सामने कोई उद्दीपक समस्या होती है तब वह अनुक्रिया करता है, और उद्दीपक व अनुक्रिया में संबंध बनता है, और वो संबंध जो होता है वह जरूरी नहीं कि पुनर्बलन से हो। किससे हो? पुनर्बलन से। तो एडविन रे गुथरी क्या कहते हैं इसके बाद? ये तो समस्या से थी। अब एडविन रे गुथरी कहते हैं कि उद्दीपन और अनुक्रिया में, इस उद्दीपन और इस अनुक्रिया में समीपता के कारण ही अनुबंधन होता है, यानी इसमें पुनर्बलन का कोई महत्व नहीं है। उद्दीपन और अनुक्रिया में, उद्दीपन व अनुक्रिया में समीपता के कारण ही अनुबंधन बनता है, जिससे प्राणी सीख लेता है, जिससे प्राणी सीख लेता है। एडविन रे गुथरी जो कहते हैं कि एडविन रे गुथरी कहते हैं कि उद्दीपन अनुक्रिया में समीपता के कारण ही, किसके कारण? यानी ये उद्दीपन है और उद्दीपन के बाद ये अनुक्रिया है, और इसके मध्य जब भी समीपता आएगी, इस समीपता से अनुबंधन बनेगा। किसके बीच? अनुक्रिया और उद्दीपन के बीच, और इस अनुबंधन के कारण वो अधिगम कर लेगा, यानी प्राणी या बालक सीख लेगा। ये बात समझाने का हमें प्रयास किया है। देखिए, इसके कारण इस सिद्धांत का नाम क्या पड़ा है? समीपता का सिद्धांत पड़ा है। यानी उद्दीपन और अनुक्रिया में समीपता के कारण ही अनुबंधन होता है या अनुबंधन बनता है, जिससे प्राणी सीख लेता है, अधिगम कर लेता है। इसका मतलब इस सिद्धांत को हम नाम क्या दे सकते हैं? समीपता का सिद्धांत भी कह सकते हैं। इसे आधार पे उन्होंने क्या कहा? इसे समीपता का सिद्धांत भी कहा है। अब बात अगर हम दूसरी करें, यानी अधिगम कर लेता है, इसके बाद देखिएगा हम दूसरी बात करते हैं। देखो, बिल्ली के खरगोश की बात करें कि खरगोश जब पीटर के गोद में गया तो उसका पहली दफा ही उसका डर बाहर हो गया, यानी डर उसके मन से निकल गया। तो एडविन रे गुथरी कहते हैं कि प्राणी एकल प्रयास से ही सीख लेता है, कि प्राणी एकल प्रयास से ही सीख लेता है, यानी जो फर्स्ट प्रयास करता है उससे ही सीख लेता है। तो उन्होंने कहा
जब फर्स्ट प्रयास में बालक सीख लेता है, जैसे बहुत से एग्जाम्पल हैं जो पहली क्रिया में ही सीख लेते हैं, परंतु कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं जो जटिल होती हैं और उनको हम पहली बार नहीं सीख सकते। तो एडविन रे गुथरी कहते हैं कि प्राणी एकल प्रयास से सीख तो लेता है, परंतु जब जटिल कार्य हो तो उसके लिए अभ्यास जरूरी है। जबकि जटिल कार्य के लिए अभ्यास जरूरी है, अभ्यास जरूरी है। इसलिए देखो एकल प्रयास से ही सीख लेता है, इसलिए इस सिद्धांत का नाम पड़ा है एकल प्रयास सिद्धांत, यानी वन ट्रायल थ्योरी। एकल प्रयास सिद्धांत, एकल प्रयास सिद्धांत या इकहारा सिद्धांत भी कहते हैं। एकल प्रयास सिद्धांत या इकहारा सिद्धांत भी इसको कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट बात जो 3 नंबर जो बताने का प्रयास किया है वो ये कही कि प्राणी जन्मजात व अर्जित, यानी जन्मजात, प्राणी में जन्मजात व अर्जित अनुक्रियाएं होती हैं। प्राणी जन्मजात व अर्जित अनुक्रियाओं को एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में स्थापित करके सीख लेता है। यानी एक क्षेत्र में अगर उसने कुछ अनुक्रियाएं करके सीखा है, यानी किसी क्षेत्र विशेष में अगर उन्होंने किसी समस्या का अनुभव किया है या उसको समाधान किया है, तो दूसरे क्षेत्र में जैसे ही समस्या उसके सामने आती है तो वह प्राणी वैसे ही क्रिया करके सीखे जाता है। ऐसा एडविन रे गुथरी हमें बताने का पूरा प्रयास करते हैं। इसलिए इस सिद्धांत का जो उपनाम पड़ता है वो प्रतिस्थापन का सिद्धांत भी कहते हैं, प्रतिस्थापन का सिद्धांत भी कहते हैं, और एक नाम दिया जा सकता है प्रतिस्थापना पंथा का सिद्धांत, प्रतिस्थापन पंथा का सिद्धांत, प्रतिस्थापन सिद्धांत, प्रतिस्थापना पंथा का सिद्धांत भी इसको कहा जाता है। अब देखिए ये 3 विशेष बातें अपने सामने रखी गई हैं किसके द्वारा, एडविन रे गुथरी के द्वारा। तो एडविन रे गुथरी के सिद्धांत के उपनाम क्या क्या हुए? एक तो हुआ समीपता का सिद्धांत, या फिर समीपता का सिद्धांत, या समीप्यवाद का सिद्धांत, या समीपता अनुबंधन का सिद्धांत, प्रतिस्थापना का सिद्धांत, प्रतिस्थापन पंथा का सिद्धांत, और एकल प्रयास का सिद्धांत, इकहरा सिद्धांत भी कह सकते हैं। तो ये इसके उपनाम हैं जो अभी मैंने आपको बताने का प्रयास किया है कि एडविन रे गुथरी के सिद्धांत के उपनाम क्या क्या हैं। जैसे एक तो समीपता का सिद्धांत है, या फिर समीप्यवाद का सिद्धांत है, समीप्यवाद का सिद्धांत, या फिर समीपता अनुबंधन का सिद्धांत, या फिर प्रतिस्थापन सिद्धांत, या स्थापना पंथा का सिद्धांत, एकल प्रयास या इकहरा सिद्धांत, यानी वन ट्रायल थ्योरी सिद्धांत, वन ट्रायल थ्योरी भी कह सकते हैं। अब इस एडविन रे गुथरी ने जो अपना सिद्धांत उन्होंने 1935 में दिया था, उस सिद्धांत के आधार पर इन्होंने 3 विधियां भी बताई। कितनी विधियां बताई? 3 विधियां बताई। उन 3 विधियों के बारे में अपन चर्चा करते हैं कि वो 3 विधियां कौन कौन सी हैं और किस प्रकार से वो विधियां हमारे सामान्य जीवन में काम में आ सकती हैं, किस प्रकार से बालक में अवांछित क्रियाओं को दूर किया जा सकता है। इसी के ऊपर अपन चर्चा करेंगे। एडविन रे गुथरी के सिद्धांत के बाद उससे संबंधित जो विधियां हमारे सामने आती हैं। अब देखिए इससे संबंधित विधियों की चर्चा करेंगे। तो इन्होंने 3 विधियां बताई हैं। अब 3 विधियों में पहली विधि है सीमा विधि, दूसरी है थकान विधि, और तीसरी है परस्पर विरोधी उद्दीपक विधि। ये 3 विधियां हैं। अब तीनों विधियों के बारे में सुनिए। सीमा विधि क्या है? सीमा का अर्थ वैसे कमियां भी होता है, जैसे कई बार पढ़ते हैं कि इस सिद्धांत की सीमाएं बताइए, कमियां बताइए।
तो इसके अंदर क्या है, अगर कोई बालक अवांछित अनुक्रिया करता है, क्या करता है, अवांछित अनुक्रिया मतलब गलत अनुक्रिया करता है। जब कोई बालक अवांछित अनुक्रिया करता है तो व्यक्ति विशेष के द्वारा उस अवांछित क्रियाओं की सीमा के बारे में अगर बता दिया जाए तो बालक उन अवांछित क्रियाओं को नहीं करता। कहने का मतलब है, जैसे देखो अपने घरों में होता है ना सामान्य नैतिक बातें सिखाने के लिए कि बेटा झूठ मत बोलो, झूठ बोलना पाप है, तो मतलब वहां पे अवांछित क्रिया क्या थी, झूठ बोलना था। और फिर हमारे द्वारा क्या बता दिया गया कि झूठ बोलना पाप है। जैसे एक बालक ने कोई पेन या कोई और कॉपी चुरा ली और मम्मी पापा को पता चल गया तो उसने कहा, मम्मी पापा के द्वारा कहा गया कि बेटा चोरी करना पाप है, पाप लगता है। तो इसका मतलब अवांछित अनुक्रिया जो की थी उसके बाद उसकी सीमाओं को बता दिया गया, तो बालक उन अनुक्रियाओं को दोबारा से नहीं करेगा। तो अवांछित अनुक्रिया की सीमा बता दी जाए तो इसके बाद बालक की जो बुरी आदतें हैं, एक तो बुरी आदतों को छुड़वाया जा सकता है, बुरी आदतों को छुड़वाया जा सकता है। कई बार जैसे मनोवैज्ञानिक कारण भी होते हैं कि बालक के मन में डर बैठा होता है या भ्रम बैठा होता है, तो भी क्या उसको अवांछित अनुक्रियाओं के आधार पर उनको दूर किया जा सकता है। जैसे हमने छोटे थे तब से सुना है कि सोजम नहीं तो हाउ आ जाएगो, या फिर वो हाउ आज तक कौन पतो चले मन में के डर हो, भरम हो, पतो को नहीं के, फिर बाद में अगर बता दिया कुछ भी नहीं है, आज पता चला कुछ नहीं है, तो हाउ बोलते जाओ, कोई भी उसकी सीमा उसके अवांछित अनुक्रिया बारे में हमें पता चल गया तो हमारे मन में डर और भय खत्म हो गया। इसके बाद थकान विधि क्या है, थकान विधि में इसमें जो बात कही गई कि अगर कोई बच्चा अवांछित अनुक्रिया करता है, अवांछित अनुक्रिया मतलब कोई गलत कार्य करे या सही कार्य करे, अवांछित कर रहा है मतलब सही नहीं है, तो थकान विधि ये कहती है कि बालक जब अवांछित क्रिया करता है, अवांछित क्रिया करता है तो उस कार्य को इतना करवाओ कि बालक अंततः क्या हो जाए, थक जाए और थक कर उस चीज को छोड़ दे। सीधी सी बात है कि जो अवांछित क्रिया भी कर रहा है तो अगर वो गलत भी कर रहा है तो उसे गलत करवाते जाओ, अंततः वो गलत कार्य क्या कर देगा, छोड़ देगा, क्योंकि उसमें थकान आ जाएगा और उसके पीछे उसके मन में क्या हो जाएगी, घृणा प्रवृत्ति हो जाएगी कि मैं गलत कर रहा हूं। तो थकान विधि के द्वारा भी अवांछित अनुक्रियाओं को छुड़वाया जा सकता है। किसके द्वारा, अवांछित अनुक्रिया को ही बार बार दोहरा करके, यानी इनको बार बार करवाया जाए। अवांछित अनुक्रिया, जब कोई बालक अवांछित अनुक्रिया करता है तो वह अवांछित अनुक्रिया बालक के द्वारा बार बार करवाई जाए और इतनी बार करवाओ कि वह बालक उस अवांछित अनुक्रिया से थक जाए और थकने के बाद वह अनुक्रिया नहीं करे। यह थी थकान विधि। इसके बाद थी परस्पर विरोधी उद्दीपक। परस्पर विरोधी उद्दीपक, जैसे इसमें क्या है, जैसे एक प्रकार का कोई उद्दीपक है, एक प्रकार का कोई उद्दीपक अगर हमें उत्तेजित करता है, एक प्रकार का कोई उद्दीपक अगर हमें उत्तेजित करता है और अवांछित क्रिया करने के लिए हमें बाध्य करता है, या फिर ये एक उद्दीपक, एक प्रकार का कोई भी उद्दीपक अगर हमें उत्तेजित करता है और अवांछित अनुक्रिया करवाता है, अगर हमसे अवांछित अनुक्रिया करवाता है तो हम क्या करते हैं, उस एक उद्दीपक से हम उसी के समानांतर कोई दूसरा, यानी इसका विरोधी उद्दीपक प्रस्तुत करके उस अवांछित अनुक्रिया को बंद कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपने सुना होगा, जैसे नॉर्मल ले लें, जैसे कोई बालक पढ़ रहा है, कोई बालक पढ़ रहा है और पढ़ते समय उसके सामने जैसे घर, परिवार के सदस्यों का शोर या फिर किसी प्रकार की आवाज बाहर से उसे पढ़ाई में क्या कर रही है, उसे परेशान करे, उसका ध्यान एकाग्र नहीं हो कर पा रही हो।
अगर बालक अपने ध्यान को एकाग्र नहीं कर पा रहा हो, तब ये अवांछित जो अनुक्रिया यानी बार बार उसका ध्यान अलग जा रहा है, तब यही बालक क्या करता है, पढ़ने के साथ साथ जैसे गाने शुरू कर दे पढ़ाना, यानी गाने सुनना। जैसे उसने ईयरफोन लगाया और गाने सुनना शुरू कर दिया, तो ये जो अवांछित अनुक्रिया थी जिससे शोर हो रहा था या कोलाहल जो हमें सुनाई दे रहा था, वो बंद हो गया और बालक ने उस उद्दीपक यानी एक उद्दीपक से उसके परस्पर विरोधी उद्दीपक को काम में लिया और इससे होने वाली अवांछित अनुक्रिया को बंद कर दिया। तभी तो कहते हैं कि अगर हमारा ध्यान एकाग्र नहीं हो तो हम क्या करते हैं, म्यूजिक का सहारा लेकर पढ़ना भी शुरू कर देते हैं। तो म्यूजिक सुन करके पढ़ना कोई बुरी बात नहीं है। जब आपका ध्यान किसी विरोधी उद्दीपक की परस्पर या किसी उद्दीपक की ओर जाए बार बार, तो हमें क्या करना चाहिए, जैसे म्यूजिक का सहारा ले या फिर आप किसी अन्य कार्य को कर रहे हो और कार्य करते जैसे आप कोई जटिल पाठ पढ़ रहे हो, मान लो कि आप कोई जटिल पाठ पढ़ रहे हो और जटिल पाठ आपको बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा, तो हम क्या करते हैं, इस जटिल पाठ के सरल और रोचक तथ्यों को निकालने का प्रयास कर रहे हैं। सरल और रोचक तथ्यों को निकाल करके सीख जाएंगे, यानी जटिल पाठ हो तो उससे सरल और रोचक तथ्य अलग कर लो, हम उस सरल और रोचक तथ्यों से सीखे जाएंगे। ये था हमारा समीपता या सामीप्यवाद का सिद्धांत, जो एडविन रे गुथ्री के द्वारा 1935 ईस्वी को दिया गया था। और इस सिद्धांत में जितनी भी बातें थी मैंने आपको बारीकी से समझाने का पूरा प्रयास किया है। अब बात अगर हम शिक्षा के क्षेत्र में करें तो इस सिद्धांत में शिक्षा विशेष अगर बात आए तो ये अभ्यास पर बल देता है, उद्दीपक अनुक्रिया में संबंध पर बल देता है और समस्याओं से बालक को रूबरू कर अध्यापक के द्वारा बालकों को आने वाली समस्याओं के बारे में अवगत करवा दिया जाए तो बालक उन समस्याओं से सामना करके सीखे जाते हैं। क्योंकि बालक के सामने जब पाठ्य वस्तु होती है तो नए तथ्य उसके लिए समस्या होती हैं। तो इसके अनुसार यह कहा गया कि बालक को अगर अध्यापक के द्वारा अधिक से अधिक समस्याएं दी जाएं और समस्याओं के बारे में अवगत करवा दिया जाए तो बालक अधिक से अधिक सीख पाता है। और इस सिद्धांत में पुनर्बलन को महत्व नहीं दिया गया, जबकि अनुक्रियाओं और समस्याओं को महत्व दिया गया है। और अनुक्रिया और समस्या के मध्य जो संबंध है वो समीपता का है। साथ ही साथ एडविन रे गुथ्री शिक्षा के क्षेत्र में कहते हैं कि बालक को समस्या को नजदीक से दिखलाना चाहिए, यानी जब भी बालक के सामने कोई समस्या हो तो उनको नजदीकी से महसूस करवाना चाहिए, यानी वास्तविक जीवन से भी जोड़ने का प्रयास किया जाना चाहिए। इसी के साथ दोस्तों अपना सामीप्यता का सिद्धांत या सामीप्यवाद का सिद्धांत समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो या फिर आपको ऐसा लगा कि मुझे सारी बातें समझ में आई तो आपका एक दायित्व बनता है, तो एक लाइक और कमेंट और साथ ही साथ अपने मित्रों में इसे शेयर करना ना भूलें। इसी के साथ ऑल द बेस्ट, थैंक यू। अगली क्लास में मिलते हैं संज्ञानवादी सिद्धांतों को लेकर। इंतजार करते रहिए, इंतजार का फल मीठा होता है जी। ओके, धन्यवाद।